प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, लाहौर शहर कभी जिंदा दिलों का शहर कहलाता था, मगर आज उसी शहर की गलियों में मौत खुले गटरों की सूरत घात लगाए बैठी है। लाहौर जहां गलियों की रौनकें जिंदगी की पहचान थी, आज लापरवाही, गफलत और बेहिसी की अलामत बनता जा रहा है। दाता दरबार के करीब भाटी चौक पर पेश आने वाला वाकया कोई आम हादसा नहीं। जिस जेरे तामीर सेवरेज मैन होल में एक मां अपनी 10 माह की मासूम बच्ची समेत गिरकर जाँ बहक हुई, वो सिर्फ एक खुला मैन होल नहीं था, वो कातिल निजाम का खुला मुंह था जो शहरियों की जानें निगल रहा था। और सितम यह है कि कोई चीख सुनने वाला नहीं, कोई हाथ थामने वाला भी ना था। गटर में गिरकर जान हारने वाली मां की लाश 6 घंटे बाद निकाली गई, लेकिन असल कयामत तब टूटी जब 10 माह की मासूम बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया के मकाम से मिली। वो बच्ची जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, जो सिर्फ मां की गोद पहचानती थी, उस नन्हे फूल की लाश गंदे नाले में बहती रही और निजाम खामोश तमाशाई बना रहा। मरहम रखने की बजाय मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़का गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इतला मिलते ही टीम मुतहरिक हुई। इंतजामिया के मुताबिक परिंदा मार्केट में खुदाई जारी थी, रोशनी और हिफाजती इंतजामात नहीं थे। इसी गफलत की वजह से हादसा हुआ। मगर सवाल यह है कि अगर सब कुछ मालूम था तो एहतियात क्यों ना की गई? इब्तदा में इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई। कभी कहा गया कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, कभी न्यूज फेक का लेबल लगा दिया गया। मगर जुल्म की इंतहा तब हुई जब जांबहा खातून सादिया के शौहर गुलाम मुर्तजा ने इंसाफ मांगा। पुलिस ने इंसाफ देने के बजाय मजलूम को ही मुल्जिम बना दिया। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी से रिक्शे वाले के साथ इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे, SHO साहब थे ज़ियानबाज, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मुतासरा खानदान के मुताबिक पुलिस ने ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि मकतूला के लिए नाजेबा जुबान का भी इस्तेमाल किया। यह वो लम्हा था जब एक बाप नहीं, सच खुद मुजरिम बना दिया गया। बाद में खातून के वालिद साजिद हुसैन से भी खाली कागज पर अंगूठे लगवाए गए, जिससे साबित हुआ कि यहां निजाम मजलूम के साथ खड़ा होने के बजाय उसे खामोश कराने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ये जज साहब ने इन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागजां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान। किस चीज़ वास्ते? कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना, जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए ने, अंगूठा विखाओ जरा, ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार देने पर मुआफ़ी भी मांगी, मगर सवाल यह है कि क्या मुआफ़ी मां की जान वापस ला सकती है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। अफसरान को कटहरे में खड़ा किया, गिरफ्तारियों और बरतरफियों के अहकामात दिए। वज़ीर आला का यह कहना कि एक जान का ज़िया महज हादसा नहीं बल्कि जुर्म है, बेहतरीन और दुरुस्त मौक़िफ़ है। मगर सवाल फिर भी बाकी है, क्या ये इक़दामात मुस्तकिल हल हैं? क्योंकि यह पहला वाक़या नहीं। गुज़िश्ता बरसों में लाहौर में कई बच्चे, कई ख़ानदान खुले मैन होल्स की नज़र हो चुके हैं। हर बार इंक्वायरी मौतलियाँ होती हैं, हर बार वादे होते हैं, मगर फिर सब कुछ वैसा ही रहता है। आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मुतवफ़ी के शौहर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, मैं वो अल्फाज में ना तो बयान कर सकता हूँ ना समझ सकता हूँ, लेकिन जो रवैया आपसे बरता गया वो भी ना मैं उसकी किसी अल्फाज में भरपाई कर सकता हूं, क्योंकि जिस वक्त उस सिचुएशन के अंदर आप थे और जिस किरदार ने आपके साथ वो किया, वो आप पर जो गुजरी, वो भी हम शायद अल्फाज में उस तरह बयान ना कर सके। लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे जानना चाहें कि हुआ क्या था उस वक्त और किस किस ने क्या किया। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि किस किस का क्या किरदार रहा आप पर जो तशद्दुद किया गया और किसने तशद्दुद किया, ये जरा तफसीलन बताइएगा। सर SHO साहब और SP मौके पे मौजूद थे और कुछ उनकी टीम के लोग थे। अच्छा, ये बताइएगा किस किस्म का तशद्दुद आपके साथ किया गया? क्या बाकायदा मारपीट की गई? क्या आपके कपड़े भी उतरवाए गए? जी, मेरा जो अपर मैंने ऊपर पहना था वो उतरवा दिया था।
अच्छा, ये बताइएगा क्या ये दुरुस्त है कि डीआईजी साहब ने मुदाखलत करके बाकायदा डांट टपट की थी? जी सर, मेरे सामने की थी। अच्छा, जब डांट डपट की गई तो आप क्या समझते हैं, उसी वक्त मुअत्तल क्यों नहीं किया गया, फिर वेट क्यों किया गया? क्या डीआईजी साहब ने उस वक्त आपसे बराह रास्त क्या कोई बात की थी? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये जिस वक्त सारा वाकया पेश आया उसके फौरन बाद आपने क्या किया था? आपने फौरी तौर पर 15 या 1122 पर कॉल की थी और पूरा प्रोसेस फॉलो किया था क्या? पुलिस ने आपको कैसे अप्रोच किया और कहां से आपको लेकर गए थे? क्या पुलिस वाले आपको कहीं से उठाकर लेकर गए थे? क्या सूरत हाल बनी थी? पुलिस वाले मुझे ये क्या कर ले गए थे कि हमने आपका एक बयान लिखवाना है, उसके बाद हम भी अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, फिर आप इधर आ जाना। अच्छा गुलाम मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका था? आपकी बेटी की उम्र कितनी थी और आपकी वाइफ की उम्र कितनी थी? सर मेरी शादी 25। अच्छा, ये बताइएगा इस सारे वाकये के बाद क्या आप पर दबाव डाला गया? सर अभी तो कोई दबाव नहीं है मेरे पर। और इससे पहले किस किस्म का दबाव पर डाला गया था? सर बस कुछ भी नहीं है और कोई दबाव नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से आपको आपकी बेगम के हवाले से किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा? यही कि उनका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं था, इस तरह के नज़ीब सवाल थे। अच्छा, अभी इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब आपके वक्त। फैसल कामरान साहब, इस सारी सूरत हाल पर मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू भी करना चाहूँगा, लेकिन क्या कोई वाकया हाईलाइट होने के बाद ही तमाम कार्रवाई की जाती है जब तक वो मीडिया पर ना आए? उससे पहले क्यों नहीं कोई ऐसे इकदाम किए जाते जिससे बर वक्त कोई कार्रवाई हो सके और फिर जल्दी नताइज भी निकल सकें? सर, एक तो इस वाले केस में देखें, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आई, जैसे ही उस लड़के ने जो वो डिसीज्ड खातून का जो शौहर है, जैसे ही उसने ये चीज आइडेंटिफाई की तो उसके ऊपर फौरी एक्शन भी हो गया। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं था जो भी रवैया था वहाँ पे एसएचओ का या जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे, कि एक बंदा जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, जिसके साथ पहले ये खराबी हुई, जो परेशान ऑलरेडी है कि मेरी बीवी और बच्ची नहीं मिल रहे, तो उसके साथ ये तरीका वैसे ही नामुनासिब था। और इसके ऊपर वो जो कंप्लेनेंट है, उसने आपने उसका वो वीडियो स्टेटमेंट भी सुनी होगी, तो उसने भी ये मेंशन किया कि मेरे साथ अगर ये हुआ है तो उसके फौरी बाद जैसे ही डीआईजी ऑपरेशन उधर आए हैं, उसने आके एसएचओ को और इन सबको सर्जनिस भी की और वो उस वक्त आके पुलिस का रवैया चेंज हुआ। यस, ये बिल्कुल जैसे ही ये चीज लगी तो इसको पूरा इंक्वायर किया गया। फिर उसके बाद इसकी एक शफाफ इंक्वायरी, ताकि ये तासुर ना आए कि कहीं पे कोई पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए कोई ऐसी चीज कर रही है, तो मैंने अपने हाथ से निकाल के चीज फौरी तौर पे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को भेजने का मकसद भी ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जरूर हो। जहाँ पे पुलिस बेहतर काम करती है सबसे ज्यादा आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहाँ कोई खराबी होगी तो वहाँ भी उसको भी ओन करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। तो हम बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। एक गलत एक्ट था, एक बंदा जो डिस्ट्रेस में है उसके साथ जो सलूक किया गया वो नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई लिमिटेड एक्शन है या उसमें स्केपगोट बनाया गया किसी को, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर जो चीजें सामने आई उस पर एक्शन लिया। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मुतवफ़ी का शौहर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद है। आपके पेटी भाइयों ने किया क्या उसके साथ? अगर आप इजाजत दें तो हम साथ साथ उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जरा आप भी सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, फिर कुछ और चीजें रिफॉर्म्स के हवाले से उस पर भी बात करते हैं आपसे। गुलाम मुर्तज़ा, जो हम बात कर रहे थे, क्या आपसे ये सवालात किए गए थे कि कहीं किसी और के साथ ताल्लुक तो नहीं था आपकी बेगम का, मरहुमा का, और आप क्या चाहते हैं कि इन पुलिस एहलकारों के साथ क्या सलूक किया जाए? डीआईजी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप बताइए। सर, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि ये सामने आ रहा है कि कोई आपकी इमदाद करने की भी कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, जो मेरे बच्चों की माँ है वो तो वापस नहीं आएगी ना, तो वो हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अभी जो कुछ इस सिचुएशन के अंदर हुआ, खुदा ना खास्ता, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपकी वाइफ और बच्ची की डेड बॉडीज ना मिलती
तो क्या आपको मजीद लगता है कि हिरासत में रखा जाता, मजीद अजियत दी जाती? क्या पुलिस वाले आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे? नहीं तैयार थे। और आपने कहा कि तशद्दुद किया गया, तो मारते वक्त आपसे क्या कहा जा रहा था और किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे थे? ये कह रहे थे आप अपने मुंह से बको, क्या आपने किया है। ये कह रहे थे आप अपने मुंह से बको, क्या आपने किया है। ये जरा तफसील से बताइएगा। डीआईजी साहब भी मौजूद हैं, एसपी साहब भी वहां पर थे, एसएचओ साहब थे, किसने आपसे क्या कहा? सर यही कह रहे थे कि सर जो वो थे एसएचओ साहब, वो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि ना आप सेफ सिटी कैमरों में नज़र आ रहे हैं, रेस्क्यू वाले भी आपके खिलाफ हैं, मीडिया वालों ने भी आपके खिलाफ बयान दे दिया है। ये जो एसपी साहब थे उन्होंने मुझे ये अपने मोबाइल से पढ़कर, तशद्दुद के दौरान उन्होंने ये मुझे अपने मोबाइल से पढ़कर सुनाया कि ये देखो, पता नहीं वो सच था या झूठ था। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखकर मुझे ये कहा था कि ये देखो, मीडिया वाले भी आपके खिलाफ हैं, रेस्क्यू वाले भी आपके खिलाफ हैं और सेफ सिटी कैमरों में भी आप नज़र नहीं आ रहे। और मुझे ये भी कहा गया था जो सेफ सिटी कैमरों के हेड हैं वो उधर कैमरे चेक कर रहे हैं, तो हमने जहाँ से आप निकले हो, जहाँ जहाँ आप ठहरे हो, हमने सारे चेक कर लिए, आप कहीं भी नज़र नहीं है। ये डीआईजी साहब आप गुफ्तगू सुन रहे थे, हम गुलाम मुर्तज़ा से मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक एसएचओ को मुअत्तल किया गया, एसपी साहब तो अपनी जगह मौजूद हैं। क्या एक एसएचओ को मुअत्तल करने से तमाम मामला रफा दफा हो गया और आपको लगता है कि बेहतर हो गया? सर इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया। पहली बात तो ये है कि ये गुलाम मुर्तज़ा साहब से मैं जैसे ही जाके थाने मिला हूं तो ये भी बताएंगे कि मैंने इनसे 2-4 सवाल मैंने इनसे किए बड़े प्यार से, और इनको मैंने बताया कि ये तमाम चीजें सेफ सिटी के कैमरों से जो निकली हैं उसके मुताबिक जो बात आप कह रहे हैं कि मैं इतने बजे यहाँ गया और ये वाकया इस तरह हुआ, मैंने कहा ये बिल्कुल सच कह रहे हैं और ये बिल्कुल इसमें एक रत्ती भी झूठ नहीं है। इट वाज एन एक्सीडेंट। ही वहाँ पे अनफॉर्चुनेट चीज है कि वहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं थे, एक खातून वहाँ गिर गई, उसकी जान गई, और इस उसको गुलाम मुर्तज़ा आपको ये भी बताएगा कि वहाँ पे इसके सामने कुछ जो सर्जनिश और कुछ बातें थी जो इसके सामने उनसे सख्ती की गई एसएचओ से भी। और ये बल्कि गुलाम मुर्तज़ा ने अभी गुफ्तगू करते हुए बताया कि आपसे राब्ता हुआ, लेकिन क्या पुलिस वालों की तरबियत ये की गई है कि वो उससे ये पूछें कि क्या तुम्हारी बीवी के किसी के साथ अफेयर था, या ये कहा जा रहा था मार मार के कि वो किसी के साथ रिक्शे में बैठ के चली गई होगी? जो भी चीज इसके अंदर जो गलत है उसे मैं गलत कहूंगा, जो चीज जस्टिफाइड नहीं है उसकी कोई मेरे पास जस्टिफिकेशन नहीं। अगर पुलिस गलत करेगी, अगर मेरा कोई ऑफिसर गलत करेगा, मैं उसे कहूंगा गलत है, उसको सजा भी मिलेगी। एक दूसरा आपका सवाल का हिस्सा ये था कि क्या सिर्फ एसएचओ पे एक्शन होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों की पनिशिंग अथॉरिटी या जिनकी अथॉरिटी मैं हूँ उनके खिलाफ मैंने एक्शन ले लिया, जो इससे ऊपर जिनकी। तो फैसल साहब, जब आपके इल्म में ये बात आ गई तो फौरन क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों वेट किया गया कि हाईलाइट हो जाए और उसके बाद फिर एक्शन लिया गया? सर इसके ऊपर एक्शन फौरी तौर पे हमने जो भी मैटर होता है, देखें इन एक प्रॉपर हक हर एक का ये है। जैसे मैंने इन साहब से, गुलाम मुर्तज़ा साहब से बात की, उनकी बात सुनी, तो उसी तरह दूसरा चीज ये बनती है कि आप पुलिस वाले से भी सुन लें। उसकी बात सुनी तो उस पर हमें कंफर्म हो गया कि बिल्कुल बदतमीजी भी हुई और उसको कहीं पे मारा पीटा भी, जो कि नहीं होना चाहिए था। इंटेरोगेशन की आजकल इतनी मॉडर्न दुनिया है, 2026 में हम चल रहे हैं, 100 तरीके हैं। आप बंदे की कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ पूछ लें 2-3 दफा सवाल करके, तो आपको समझ आ जाती है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ फैसल साहब कि लाशें ना मिलती तो क्या होता? गुलाम मुर्तज़ा को तो उधर ही मुजरिम बना दिया गया था और उसे कहा जा रहा था कि सेफ सिटी तुम्हारे खिलाफ है, वासा तुम्हारे खिलाफ है, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम आ ही नहीं रहे किसी फुटेज के अंदर। अगर लाशें ना मिलती तो फिर तो तशद्दुद कर करके उससे मनवाई देना था पुलिस वालों ने कि भाई तुम्हारी बीवी तो किसी के साथ भाग गई। जी जो चीज गलत है उसको मैं गलत कह रहा हूँ, उसको मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये तरीका ठीक था। जो जहां गलती होगी बिल्कुल उसको सुधारेंगे, सजा भी देंगे, उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। तो ये जहां पे गलती हुई उससे ये सब फोर्स के लिए भी एक मैसेज और लर्निंग है ना, कि ये बिल्कुल लर्निंग है, मैसेज है, लेकिन टेस्ट केस भी होता है ऐसे वाकयात के अंदर। किसी को बनाया जाता है, बताया जाता है कि अगर मुस्तकबिल में किसी ने किया तो फिर उसके साथ क्या होगा। फिल फॉर मुअत्तल क्यों नहीं किया गया फिर सर? एक इंक्वायरी का प्रोसीजर होता है। देखें, अगर डिसमिसल है या अगर मेजर सजा देनी है तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करना इसलिए जरूरी है कि कल वो इस चीज का बेनिफिट कोई बंदा ले के जी ये सारा काम ये फॉर्मेलिटीज पूरे किए बगैर हुआ और वो कहीं से किसी ट्रिब्यूनल से बहाल होके फिर आ जाएगा, फिर क्या कहेंगे आपके आपने खुद उसको बचाया। तो प्रोसीजर्स हमने सारे पूरे किए हैं
ताकि अगर ये एक क्लियर मैसेज देना है कि किसी ने गलती की है और उसको सजा मिली है तो वो सजा का मजाक ना उड़े बाद में। आपका रियाजी फैसल साहब, आपका कंडक्ट अच्छा था, लेकिन जो इस किस्म का कंडक्ट करते हैं उनके लिए ऐसा टेस्ट केस जरूर बनना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया। रियाजी फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतवफ़ी का शौहर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद था। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बानी पीटीआई की सेहत को लेकर उनकी पार्टी इस वक्त शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। बानी की बहनें, पार्टी रहनुमा और वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी कल अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए बैठे रहे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत के बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। आंखों के माहिरीन ने अडयाला जेल में उनका मुआयना किया, जिनकी हिदायत पर बानी पीटीआई को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया और सिर्फ 20 मिनट बाद ही वापस भेज दिया गया। लेकिन पीटीआई हुकूमत की इस वजाहत से मुतमईन नहीं। इस एक रात की सरगर्मी ने सियासत में भी कई दरवाजे खोल दिए हैं। सीनियर सहाफी इकराम जुनेदी के मुताबिक जब बानी को अस्पताल लाया गया तो वहां एक सीनियर वफाकी वजीर भी मौजूद थे, जिन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में क्या बातें हुई ये राज अब तक राज ही है। मगर सीनियर सहाफी के इस दावे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सिर्फ तिब्बी मामला था तो फिर सियासी शख्सियत की मौजूदगी का क्या मतलब। दूसरी तरफ पीटीआई का मौकफ है कि बानी को अस्पताल खानदान को एतमाद में लिए बगैर ले जाया गया, जो खतरे की बात है। यही नुक्ता एहतजाज की बुनियाद है। पीटीआई के बकौल मामला सेहत से आगे बढ़ चुका है, यह अब एतमाद और शफाफियत का सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में शरीक सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा की चीफ जस्टिस से मुलाकात की खबरें भी चली, मगर बकौल सलमान अकरम राजा के उन्हें कहीं से खैर नहीं मिली। उनके मुताबिक वो पूरा दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके अमले और अटॉर्नी जनरल से राब्ते में रहे, मगर हर तरफ से जवाब नफी में आया। डॉक्टर की मुलाकात की इजाजत देने के बजाय सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट शेयर करने की यकीन दहानी कराई गई। सवाल यह है कि क्या यह सब दबाव है, क्या ये सख्तियां किसी बड़े फैसले का पेश खैमा है। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का दावा है कि पीटीआई को फाइनल और आखिरी डील ऑफर की गई है। इस मुबैना डील के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से 1 साल कबल शफाफ इंतखाबात कराने और बानी पीटीआई के कानूनी मामलात आगे बढ़ाने की यकीन दहानी शामिल है। वाकफाने हाल के मुताबिक अब गेंद पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के कोर्ट में है, जो मुशावरत के बाद लाहे अमल देगी। अब देखना यह है कि क्या यह वाकई आखिरी मौका है, क्या पीटीआई इस डील को कबूल करेगी या फिर यह कशमकश मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब ने कल अपने प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की, जिसमें उन्होंने कहा उन्होंने कि हाँ, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फाइनल डील ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी मुद्दत 1 साल कबल ख़त्म करके इलेक्शन करा देगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है उस डील के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करे कि वो असम्बलियों में वापस आए और तमाम कमेटियों के अंदर वापस आए, और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की डील भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जा रही है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या इस तरह की कोई डील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल एंड फाइनल डील के तौर पर? जी, मालिक साहब बड़े एक सीनियर और संजीदा एंकर हैं, लेकिन जो खबर उन्होंने दी है उसकी मेरे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हुकूमत के अंदर से तो ये आजकल के दौर में हमने ऐसी खबर बिल्कुल कहीं भी नहीं सुनी। तो गालिबन उनके जराए जो हैं वो ज्यादा तेज तर हैं। ये ऑफर आज से कुछ 2 साल पहले तक तो वैलिड थी। जब हुकूमत नई नई फॉर्म हुई थी उस वक्त इश्यूज थे। देखिए, वो इश्यूज वैसे आज भी कायम है, लेकिन हुकूमत की जो मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में वो पहले से बहुत सॉलिड है, बल्कि चारों सूबाई असेंबलियों में भी वर्किंग मेजॉरिटीज बिल्कुल सॉलिड हैं कि पाकिस्तान में को स्टेबिलिटी की जरूरत है, और उस वक्त थी 2 साल पहले, और कोशिश ये की गई थी कि अच्छा भाई किसी भी जरिए से अगर हम स्टेबिलिटी हासिल कर पाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो जो ट्रेन थी वो मिस कर दी, और इसका नतीजा ये है कि बगैर किसी मुज़ाकरात के और बगैर किसी दूसरी सियासी अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तौर पर भी और मौशी तौर पर बिल्कुल मुस्तहकम है और आगे बढ़ रहा है। साहब ने कहा कि 2 साल पहले कोशिश की गई थी और फिर गाहे बगाहे हम सुनते रहे कि कोशिशें होती भी रहीं, तो उसका नतीजा क्या रहा? और इमरान खान से क्या डायरेक्ट गुफ्तगू की गई थी, कोई पैगाम भेजा गया था, क्या उस गुफ्तगू का हासिल वसूल क्या था? नहीं, मैं उनके अंदरूनी मामलात से आगाह नहीं हूं कि उस वक्त मामला कहां तक पहुंचा था। सिर्फ ये एक डिस्कशन हुई थी, उसके बाद दोबारा इस पर बात भी नहीं हुई, और मुझे नहीं अंदाजा कि इस पे क्या पेशरफ्त हुई थी।
लेकिन अगर साबिका रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो हैं बानी चेयरमैन चूंकि अपने तकब्बुर के पिंजरे में बंद हैं, तो हमेशा उन्हीं की तरफ से इस पे ना होती है। इससे हमने जो जिसका मुझे ज्यादा आगाही है कि इससे पहले भी जुलाई जो पीडीएम की पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी उनको ये ऑफर की गई थी कि इंतखाबात जल्दी करा देते हैं और इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन तब भी उन्होंने ही इस पे जो है वो इनकार किया था। इसी तरह जब पिछले साल के आगाज में जब मुज़ाकरात का कोई एक दौर चला था, तो जब भी मुज़ाकरात से उठकर गए हैं या इनकार किया है वो तहरीक इंसाफ ने ठीक है। किया। ऑन की ये खबर है, उनके रिपोर्टर हैं इकराम जुनेदी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जब इमरान खान को अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां पर एक सीनियर वजीर भी मौजूद थे। तो क्या कोई बातचीत वहां पर हुई और कौन मौजूद था वहां पर? क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर मुल्क को या पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करना तो इस वक्त हुकूमत की भी ज़रूरत है, और वो भी समझती है कि जब तमाम चीज़ें अपने सही तरीके से चल रही होंगी, ऑपोजिशन भी एहतजाज की सियासत की बात नहीं कर रही होंगी, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो क्या ऐसा कोई राब्ता वहां पर अस्पताल में किया गया? जी देखिए, हुकूमत तो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर कहूंगा कि पार्लियामान में अब सॉलिड मेजॉरिटीज मौजूद हैं। तो जो अगर कोई चैलेंज है वो दहशतगर्दी का चैलेंज है, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम अपोजिशन से जरूर बात करना चाहेंगे कि जिस सूबे में 13 साल से उनकी हुकूमत है, अगर तो उनके पास कोई सबक हैं उन 13 सालों के इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर वो भी उसी तरह पहले की तरह जो है वो जो तालिबान खान और पेशावर में दफ्तर खोलना, और एक जो अभी भी जो 2 वज़राए आला हैं अभी भी और इससे पिछले थे, जो उनकी बुज़दिलाना मुसालियत जारी रही है दहशतगर्दों के साथ, तो अगर वो उसके ऊपर अमल पैरा है फिर तो गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर वो देखिए, अगर कौमी डायलॉग होना है, किसी एक शख्स के लिए नहीं होना, पाकिस्तान की आवाम के लिए होना है, तो कौमी डायलॉग का एजेंडा भी कौमी होगा, जाती नहीं। दस्तगीर साहब, ये जो सारी सिचुएशन बनी, इमरान खान को अस्पताल लेकर गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है फैमिली को एतमाद में नहीं लिया गया, फिर उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनके जो जाती मौलिज हैं उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, कोई राब्ता नहीं होने दिया जा रहा। आपको लगता है कि मिस हैंडल किया आपकी जमात ने इस सारी सिचुएशन को, फिर जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला, एक फ्री हिट मिली जिस पर अब ये सिचुएशन बनी हुई है सारी? देखिए, हुकूमत की पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम है, ऑपोजिशन को खुश करना या मुतमईन करना नहीं है। और बानी चेयरमैन की सेहत के मुतल्लिक अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, लेकिन चंद महीने पहले तो कुछ एंकर्स ने तो उनके जनाजा निकाल दिया था, कहा था जी हमने तो वो फिल्में चला रहे थे, और वो बात बिल्कुल झूठ साबित हुई। तो बहुत दफा जो है वो जब शेर कहते कहते जब असल में शेर आता है तो उनको फिर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए उनकी सेहत के बारे में ये जरूर है कि आजकल का जो पूरी दुनिया में 24 घंटे का मीडिया है उसमें खुद आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ताकि जो है जो कियास आराइयां वो कम से कम हो। लेकिन ये बात भी हम सब पर वाज़ेह है कि इंफॉर्मेशन उसी दिन दे दें या 4 दिन बाद दे दें, हर किस्म की झूठी मुबालगा आमेज कियास आराइयां होंगी, क्योंकि 21वीं सदी का सोशल मीडिया तो इसी पर चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे, और जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो खबरें चल रही हैं कि को डील की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उसकी तरदीद कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन, ईरान अमेरिका में जंग का बगल बजा नहीं, लेकिन आबनाए हरमज़, वो तंग समंदरी गुजरगाह जहां से दुनिया की मईशत की सांसें गुजरती हैं, फिर मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब इस्लामी यहां जंगी मशकों का ऐलान कर चुकी है। लाइव फायरिंग के लिए मिसाइल, गोला बारूद, तेज रफ्तार कश्तियां और जंगी साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। इस मशकों का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान दबाव में है, मगर झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदारान इनकलाब पर पाबंदी आयद कर दी, जिसे तेहरान ने यूरोप की बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती करार दिया है। और इसी माहौल में व्हाइट हाउस से बार बार सख्त और दोटोक आवाज गूंज रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक बड़ा बहरी बेड़ा आगे बढ़ रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि ईरान से मुज़ाकरात हो जाएं।
ये जुमला अपने अंदर धमकी भी रखता है और पेशकश भी, क्योंकि दोनों फरीक तैयारियों में मसरूफ हैं। मगर लगता यूं है कि कोई भी पहली गोली चलाने का इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहता। सदर ट्रंप जिस बड़े बेड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मशरक़ वस्ता में इस वक्त अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। खित्ते में लड़ाका तैयारे बरदार बहरी बेड़ों समेत अमरीकी जंगी जहाजों की तादाद 10 हो चुकी है। इन सब की क़यादत कर रहा है अमरीकी बहरिया का फख्र USS अब्राहम लिंकन। यह महज एक जहाज नहीं, एक चलता फिरता जंगी कला है। 1000 फुट से ज्यादा लंबाई, 1 लाख टन से ज्यादा वजन और ऐसी सलाहियत के समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर जमीनी आदाफ को निशाना बना सके। इस पर तैनात हैं 5680 से ज्यादा एहलकार और फजाई अमला, जबकि जदीद लड़ाका और जासूस तैयारों के अलावा फजा में ईंधन भरने, रेडार सिस्टम को जाम करने और रेस्क्यू करने वाले तैयारे, गाइडेड मिसाइल और जदीद दिफाई निजाम अमरीकी बेड़े को नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं। लेकिन जंग सिर्फ समुद्र तक महदूद नहीं। सऊदी अरब, इराक, कतर और उर्दन समेत मशरक़ वस्ता के 19 मकामात पर 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी भी मौजूद हैं। बहरी, फजाई और जमीनी अड्डे मुकम्मल तौर पर फाल हैं और यही वो तनसीबात हैं जो किसी भी तसादुम में ईरान के मुमकिन अहदाफ बन सकती हैं। तेहरान बखूबी जानता है कि बराह रास्त टकराव की सूरत में जंग का दायरा चंद घंटों में पूरे खित्ते में फैल सकता है। अगर अमेरिका हमले का फैसला करता है तो पहला मुमकिन हदफ ईरान की फौजी सलाहियतें होंगी। बैलिस्टिक मिसाइल, साहिली मिसाइल, बैटरियां, रेडार सिस्टम्स और वो ड्रोन बेसेस जो कम फासले और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका का दूसरा ऑप्शन ईरानी क़यादत को निशाना बनाना हो सकता है। अमेरिका माजी में ये हिकमत अमली अपना चुका है और इम्कान मौजूद है कि सीनियर अस्करी या हुकूमती शख्सियात को टारगेट किया जाए ताकि निज़ाम को अंदर से हिला दिया जाए। मगर यह रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल फौरी और सबसे शदीद हो सकता है। इसीलिए अमेरिका अपने मुतालिबात मेज पर रखना चाहता है, जिसके बुनियादी मुतालिबात में ईरान की यूरेनियम की तमाम अफजूदगी पर मुस्तकिल पाबंदी, बैलिस्टिक मिसाइलों की हद और तादाद पर कदगन, ईरान की तरफ से मशरक़ वस्ता में तमाम प्रॉक्सीज की हिमायत का मुकम्मल खात्मा, जिनमें हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हौसी शामिल हैं। इसराइल को तस्लीम करते हुए मुआहिदा इब्राहिम में शमूलियत भी अमेरिका का बुनियादी मुतालबा है। दूसरी तरफ ईरान की फौजी ताकत को नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं। अमरीकी दफ्तर बराए नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान खित्ते में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस मुल्क है। इसके पास क्रूज मिसाइल भी हैं और तेहरान दावा करता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पेशरफ कर ली है। इसके अलावा ईरान दुनिया के बड़े ड्रोन साज ममालिक में शुमार होता है, जिनके कातिल ड्रोन यूक्रेन से लेकर मशरक़ वस्ता तक देखे जा चुके हैं। ईरानी फौज के सरबरा अमीर हातमी ने मुसल्लह अफवाज को 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन से लैस करने का हुक्म दे दिया है। मगर अस्करी ताकत के साथ साथ ईरान शदीद मौशी दबाव में भी है। ईरानी रियाल की बेकदरी का सफर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज एक अमरीकी डॉलर के बदले 15 लाख रियाल तक देना पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी और पाबंदियां ईरानी मईशत को निचोड़ चुकी हैं और यही वो कमजोरी है जिसे वाशिंगटन बतौर दबाव इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि खतरे का शिकार अरब ममालिक इस दबाव को कम करने के लिए सिफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को यकीन दिलाया है कि सऊदी अरब अपनी फजाई हदूद या सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे हैं ताकि वाशिंगटन को जंग से बाज रखा जा सके। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की अनकरा आमद भी सिफारतकारी से मामला हल करने की कोशिश है। और अब सवाल यह है कि अगर जंग होती है तो मंजरनामा क्या होगा? क्या अबनाए हरमज बंद हो जाएगी? क्या इसराइल बराह रास्त मैदान में आएगा? क्या यह जंग महदूद रहेगी या पूरा मशरक़ वस्ता इसकी लपेट में आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब महज दबाव की सियासत है या वाकई तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जॉन हुसैन साहब, ईरानी सहाफ़ी हैं, साजिद तारर साहब जो कि साबिक मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सबसे पहले जॉन हुसैन साहब आपसे आगाज़ करूंगा। एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हमला करूंगा और स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी संभाल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या ईरान धमकी समझ रहा है, दबाव समझ रहा है इस सिचुएशन के अंदर, या वो एक स्ट्रैटेजिक सिफारतकारी की मूव समझ रहा है एक ऑप्शन के तौर पर, जहां पर मुज़ाकरात के दरवाजे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी तक खुले रखे गए हैं? इन दोनों चीज़ों में से ईरान किसी भी चीज़ को बाय नहीं कर रहा, क्योंकि 12 दिन की जंग में पहले निगोशिएशंस हो रही थी सीरियसली और एकदम से ईरान के ऊपर अटैक हो गया। तो दे डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द पोस्चरिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज डूइंग। हाउएवर एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि अमेरिका जो जिस प्रेशर में है इजरायली लॉबीज के और अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, उस प्रेशर के अंदर वो ये गलती कर सकता है अटैक करने की। तो दे हैव टू गेट देयर डिफेंसेस रेडी एंड प्रिपेयर फॉर वॉर। और इन्होंने जंग की प्रेपरेशन कर ली है अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पे, तो ईरानियों का कहना ये है कि ये अटैक अमेरिका अपने आप के ऊपर करेगा, ना कि ईरान के ऊपर।
अच्छा साजिद तारड़ साहब, अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह क्या रहे हैं अब ईरान से? इस वक्त सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं कि बीबी नेतन्याहू एक तो अपनी फुल लॉबी कर रहे हैं, इजराइल के अंदर अनपॉपुलर हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को पुश कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम जो है वो जो कि रिच कर चुके हैं उसको सरेंडर करें, फिर मिसाइल सिस्टम से उससे विड्रॉल करें। और इस तरह की कई शराइत हैं जो इस वक्त ईरान के सामने, 3 बड़ी शराइत रखी गई जो कि ईरान डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। और दूसरा, इस वक्त मेरे ख्याल में अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना पूरा प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं ताकि टर्म्स पे आया जा सके। दूसरी तरफ रशिया पहले सीरिया लूज कर चुका है, वो ईरान को लूज नहीं करना चाहता। उन्होंने S-500 अपना जो रडार सिस्टम है वो दे दिया है, मिसाइल दे दिए हैं। 300 से ज्यादा कश्तियां इस वक्त ईरान के साहिली इलाकों के अंदर घूम रही हैं। तो मेरे ख्याल में हमला इतना आसान नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूं कि ये हमला नहीं होगा, इस वक्त जो क्रूड ऑयल है $68 के आसपास पर बैरल है और ये फौरन शूट करेगा $100 पर। क्या पूरी दुनिया एक इन्फ्लेशन का तूफान बर्दाश्त कर पाएगी, इंक्लूडिंग अमेरिका? और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो वेनेजुएला और ईरान से सबसे ज्यादा तेल रशिया और चाइना ले रहे थे। क्या ये वो होने देंगे? तो मेरा ख्याल है नहीं। मैं अभी भी ये फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमला नहीं होगा, नेगोशिएशन होगी और किसी ना किसी टर्म्स के ऊपर बात। ठीक है, यानी आपको भी ये लगता है कि ये हमला नहीं होगा। जाहिद महमूद साहब, अब सिचुएशन ये है कि यूएसए अपनी पावर शो कर रहा है, वो बेड़ा भी भेज रहा है, मुख्तलिफ पर जो है वो अपने फौजियों को भी बढ़ा रहा है। वेनेजुएला में जो जहाज F-35 इस्तेमाल हुए उनको भी मशरक़ वस्ता के लिए भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान की पावर क्या है? क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता साल 12 दिन की जब जंग हुई तो ईरान ने भरपूर पावर शो की। तो इस वक्त स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री तौर पर आप ईरान को कैसे देखते हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान का जवाब क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एसिमेट्री तो है जी, दोनों फोर्सेस में एसिमेट्री है। ऑफ कोर्स ईरान का भी रिसेंट पास्ट में आपने देखा जब B-52 बॉम्बर्स यूज किए उन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए अमेरिकन ने, तो उस वक्त एयर डिफेंस बहुत वीक था। बट हैविंग सेड दैट उनके ऑब्जेक्टिव्स, मिसाइल्स की उनकी स्ट्रेंथ है, एंगेज कर सकते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं रीजन के अंदर। ये डिपेंड करेगा कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज हो, ये वॉर शुरू हो, क्योंकि ये तो पूरे इस रीजन को बड़ी बुरी आग में लपेटेगी जी। ये बड़ा डेंजरस फिनोमेना होगा, फिर पूरी दुनिया को ये इम्पैक्ट करेगी। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक ईरान के पास मिसाइल स्ट्राइक्स है जो अमेरिकन मिलिट्री टारगेट पे कर सकते हैं, और अगर अमेरिकन ने कोई सिविल टारगेट लिए तो ऑफ कोर्स इन्हीं मिसाइल से वो इनके डिप्लोमेटिक मिशन जो मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज में हैं, जहां जहां इनके एसेट्स मौजूद हैं वहां पर कर सकते हैं। इजराइल ईरान के निशाने पे पास में भी रहा है, अब भी रह सकता है, क्योंकि ये इन कोलैबोरेशन ही अटैक होना है अगर हुआ तो यही रिस्पॉन्सेज जा सकते हैं। बाकी आपको पता ही है नॉन स्टेट एक्टर्स पहले यूज होते रहे, लेकिन आई थिंक वो पॉलिसी अब इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। बट अमेरिका का इस तरह बॉर्डर्स तो मिलते नहीं, ऑफ कोर्स दे आर फार अवे। जॉन हुसैन साहब, अब सिचुएशन ये है बॉर्डर्स तो नहीं मिलते, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान 2025 में ईरान को हुआ था उस जंग के शुरू में ही, वो अंदरूनी तौर पर हुआ था। जो जासूसी का एक नेटवर्क था उसने नुकसान पहुंचाया था। फिर टारगेट करके कौन सा साइंसदान कहां पर है, कौन सी टॉप लीडरशिप कहां पर है, उनको निशाना बनाया गया था। तो ईरान ने इसको कैसे ओवरकम किया है और इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? जी, ईरान के लिए आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि अमेरिका और इजराइल ने अपने कार्ड्स जल्दी प्ले कर लिए। इनके जो मोसाद के और CIA के जो एसेट्स थे उनको जल्दी एक्टिवेट कर लिया जब प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके दौरान, और क्योंकि वो बाहर आ गए और ईरान ने उनको बड़ा इफेक्टिवली ट्रैक डाउन करके, ट्रेस करके उनको अरेस्ट किया, और फांसियां भी शुरू हो गई। आपने देखा कि कल से फांसियों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तो आई थिंक ये जो इन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपोज किया है उसकी वजह से ईरान ने काफी हद तक मोसाद के इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कटेल कर लिया है डोमेस्टिकली। जितने भी सिचुएशन 12 दिन की जंग में हुई वो एक सरप्राइज अटैक था ऑब्वियसली, तो दोबारा अब वो नौबत ना आए इसलिए ईरान तैयार है इस चीज के ऊपर। और इंटरनली तो आई डोंट थिंक इनके अंदर कोई ऐसी थ्रेट मौजूद है इस वक्त, इवन आफ्टर द प्रोटेस्ट जो इतने बड़े हुए। और आई थिंक यही मिसकैलकुलेशन
पोजीशन थी ट्रम्प साहब की कि शायद अगर वो अपने एजेंट्स को एक्टिवेट करेंगे तो कोई कोट अनकोट रिजीम चेंज हो जाएगा इन लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट शुरू में बिल्कुल लेजिटिमेट थे, लेकिन इस तरीके की सूरत हाल दोबारा नहीं आएगी। और अगर आए भी, अगर लीडरशिप को स्ट्राइक किया भी गया तो 12 दिन का जो जंग का एक्सपीरियंस है वो हमें ये बताता है कि उससे कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर लीडरशिप को टारगेट करते भी हैं तो नथिंग विल चेंज, थिंग्स विल ऑब्वियसली गो बैड, क्योंकि ईरान जो है वो स्ट्राइक बैक करेगा और शायद इसी वजह से अमेरिका ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो तारड़ साहब, ये अचीव क्या करना चाहता है अब अमेरिका? क्योंकि एक तो 2025 में कह दिया गया था कि वहां पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फातिहाना अंदाज में कहा कि हमने तो अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। फिर ये कहना कि हम वहां पर रिजीम चेंज चाहते हैं या वहां पर हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं, तो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत, क्या ये बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिल कबूल है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आलमी कवानीन कहाँ है? गाजा के अंदर जो इजराइल ने किया वो कहाँ है? वो कोई आलमी कानून नहीं है। कश्मीर के हवाले से कानून है, कोई कानून मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में आलमी कवानीन की बात करना बिल्कुल इस वक्त अजीब सी लग रही है। माइट इज राइट है, जो ताकतवर है वो अपने अहदाफ हासिल करता है। रशिया क्रीमिया चला गया है तो सारी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, यूरोप खामोश है। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में आलमी कवानीन तो नहीं है, लेकिन अहदाफ जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इस वक्त इजराइल परेशान है कि ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिच कर लिया है और उनका मिसाइल सिस्टम जो है वो केपेबल है कि तल अवीव को और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। वो परेशान लग रहे हैं। और दूसरा, बीबी नेतन्याहू, जिस तरह मैंने कहा है, उनकी हुकूमत को सिर्फ एक जंग ही सहारा दे सकती है और वो इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेशराइज कर रहे हैं। यहूदी लॉबी, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि वो सेकंड टू नन इन द यूएस, उनके बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है। तो उसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं बीबी नेतन्याहू को, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद जो है वो एक हद तक जा पाएंगे, इससे आगे लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो रही, कॉम्प्लेक्स हो रही है। जनरल साहब, अब मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो कुछ ईरान के अंदर जासूसी के जरिए इसराइल या अमेरिका ने अचीव किया पिछले एक साल के अंदर, वो हमास के सरबराह हों, फिर वो मशरिक़ वस्ता के अंदर ही किसी जगह पेजर धमाके हो जाते हैं, फिर जो जासूसी के जरिए उन्होंने 2025 में ईरान को की जंग को नुकसान पहुंचाया या ईरान को जो नुकसान पहुंचाया। जब वॉर स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है तो आप क्या समझते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर इस किस्म का खतरा वो किस हद तक जो है वो मायने रखता है या डिस्टर्ब करता है या हावी होता है? और फिर दूसरी तरफ ये सब कुछ से ईरान ने क्या सीखा? देखिए, पहले भी उनकी इंग्रेस रही, इजराइल ने भी इंग्रेस किया हुआ था और बड़ा उन्होंने पेनिट्रेट किया। फिर इंडियन सपोर्ट भी हासिल थी ऐसे लोगों की जो मुसाद को सपोर्ट कर रहे थे, स्पेशली कि जरा के जो एलिमेंट्स बैठे हुए थे। इसी वजह से ईरानियंस जो है बड़े वेरी है इंडियंस एटीट्यूड और उनकी अप्रोच के। अब भी मैं समझता हूं कि ये जो मुजाहरे भी हुए हैं इनमें थोड़ा सा फैक्टर कहीं ना कहीं शामिल जरूर होता है। हमेशा याद रखिएगा, आजकल का जो एक फैशन कह लें या जो एक अप्रोच है वो यही है कि आप एक कन्वेंशनल एप्लीकेशन से पहले आप इंटरनल एक एप्लीकेशन कर चुके होते हैं। तो इंग्रेस होगी, लेकिन ईरान ने बहुत मेजर्स लिए हैं जी। काफी लोगों को उन्होंने इंटरनल स्क्रूटनी करने के बाद अप्रीहेंड भी किया है, सफाई भी की है ऐसे एलिमेंट्स की, बट स्टिल आई वुड से कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर मौजूद होंगे जो हेल्प करेंगे इजराइल को, अमेरिका को, इन केस कि अगर कोई अटैक जाता है। लेकिन अभी तक जो ये मिलिट्री कोर्जन लग रही है, सच लग नहीं रहा कि एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ या हाई स्केल वॉर की तरफ इस ये मामला। लेकिन साहिद तारिक साहब, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये कहते हैं कि मैं जंगे रुकवाने आया हूं, फिर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछले 2-4 महीनों के अंदर ही देख लेते हैं कि वेनेजुएला के सदर को उठा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कनाडा को धमकी देते हैं, फिर वो ग्रीनलैंड को धमकी देते हैं, फिर वो यूके को धमकी देते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर वो ईरान पर अटैक की बात करते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर अमन का गहवारा बनाना है या दुनिया को अमन की तरफ लेकर जाना है, तो ये कौन सा तरीका है जिसमें अमन की तरफ लेकर जा रहे हैं? मेरा ख्याल में देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी एक प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक है, लेकिन अभी तक कोई जंग उन्होंने शुरू नहीं की है। दर हकीकत जो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने अमेरिका का सूरज
जो गुरूब होते देखा पिछले 12 साल बराक ओबामा पीरियड के अंदर, जिस तरीके से दुनिया के अंदर रशिया और चाइना और भारत मनमानियां करता रहा, मेरा ख्याल में उसका जवाब है। और दूसरा जो आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का यूके के हवाले से और यूरोपियन जो मुआहदा भारत ने साइन किया है, अकॉर्डिंग टू उनकी ओपिनियन के मुताबिक अगर रशिया इस वक्त भारत को के साथ तिजारत करना, रशिया को सपोर्ट देना, तो मेरे ख्याल में ये इसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है और वो रेजिस्ट करेंगे उसको। अल्टीमेटली ही इज ट्राइंग टू 12 साल का जो सारा मैस है उसको वो 4 साल के अंदर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन तारर साहब मुख्तलिफ है वेनेजुएला से, वो उसने पिछले साल दिखाया भी, लेकिन अभी जो ये नेगोशिएट हो रहा है या कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बातचीत से हल किया जाए, जिसमें टर्की की तरफ से है या सऊदी वफ्द अमेरिका के अंदर मौजूद है, ये कहां तक पहुंची ये बातचीत और कितनी इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये कामयाब हो जाएगी, बातचीत से मामला हल हो जाएगा? नहीं, नेगोशिएशन हो रही है। मार्को रूबियो साहब ने अपने एक बयान के अंदर उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है। वी आर टॉकिंग टू ईरान विद थर्ड पार्टी। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब की यही एक खूबसूरती है कि वो हमेशा डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं करते, वो डायरेक्ट एंगेज करते हैं और किसी न किसी मसले का हल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, बजाय कि वो किसी कंट्री के ऊपर हमला किया जाए। इससे पहले वेनेजुएला के साथ भी उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की थी। आप शायद वो वीडियोस भूल चुके हैं जिसमें मंडोरो बार बार कहते थे कि अमेरिकन बुज़दिल हैं, आओ मुझ पे हमला करो, आओ मुझे टेक ओवर करो, और फिर सारा तेल वहां से रशिया जाता था और एक्सचेंज में गन्स और इस तरह की चीजें ली जाती थी। 5 बिलियन से ज्यादा सोना उन्होंने सऊदी स्विस बैंकों में भेजा। तो दर हकीकत, और दूसरा वेनेजुएला में तेल ढूंढने वाले भी अमेरिकन थे और अमेरिका। लेकिन तारर साहब वर्ल्ड ऑर्डर तो तब्दील हो रहा है ना इन तमाम उनके बयानात और चीजों के हवाले से। मैं वेरी शॉर्टली जॉन हुसैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, अगर निगोशिएट हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि ईरान निगोशिएशन की तरफ जाएगा? क्योंकि जो खबरें आ रही है वही यही बताया जा रहा है कि इमरान अब निगोशिएट नहीं कर रहा या उस तरफ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ईरान ने नेगोशिएशन को मना कर दिया है। सिर्फ नेगोशिएशन तब हो सकती है जब इक्वल फुटिंग पे और सॉवरेंटी की बेसिस पे हो। गन रख के नेगोशिएट नहीं किया जाता। ये जो हम ट्रंप साहब की बदमाशी को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते जो वो मुल्कों की सॉवरेंटी के साथ और नेशनल इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हैं इस रीजन में आके, जबकि उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता, तुक नहीं बनता आना। तो आई थिंक कि ईरान नेगोशिएट अगर करेगा, बिल्कुल उनका है प्लान। अगर म्यूचुअल बेसिस पे, इक्वल रिस्पेक्ट की बेसिस पे अगर नेगोशिएशन होती है उसके ऊपर वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन अंडर द एनवायरनमेंट ऑफ थ्रेट नेगोशिएशन नहीं हो सकती। और अमेरिका की जितनी भी एडवेंचरिज्म रही है उससे अमेरिका को खुद को भी नुकसान हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ कंट्रीज जो दूसरी हैं उनके अंदर। तो इंटरेस्ट इस जंग को करने का या अटैक करने का इंटरेस्ट सिर्फ 2 ही लॉबीज के पास है। वो पहली है एपैक और एडल्सन्स और दूसरी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो निगोशिएट अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिगर जो पुल करेगा पीछे से वो नेतन्याहू और ये जो लॉबीज हैं वही करेंगी। मेरी ज्यादती राय ये है। ठीक है, यानी निगोशिएशन की तरफ जाया जा सकता है लेकिन इक्वल ग्राउंड्स पर जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, साजिद तारर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।